नमस्कार। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का दौर, उफ, ताकत, साजिशें, बड़े बड़े बदलाव, क्या कुछ नहीं था। और इसी दौर में एक ऐसा वंश आया जिसकी कहानी किसी फास्ट पेस्ड थ्रिलर से कम है ही नहीं। तुगलक वंश। ये एक ऐसी कहानी है जो आसमान छूती महत्वाकांक्षा से शुरू होती है और फिर उतनी ही तेजी से नाकामी के अंधेरों में खो जाती है। अब सवाल ये उठता है, और ये सवाल सीधा है, लेकिन इसका जवाब बड़ा टेढ़ा है, कि आखिर कैसे एक सल्तनत जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी, वो कुछ ही दशकों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चलिए आज इसी दिलचस्प ऐतिहासिक गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना। हमारी कहानी भी शुरू होती है साल 1320 से। खिलजी वंश का सूरज वो तो अब डूब चुका था। दिल्ली की गद्दी पर एक नया शासक आया, नाम था गियासुद्दीन तुगलक, और उसी ने एक नए वंश की, तुगलक वंश की बुनियाद रखी। गियासुद्दीन देखे, वो एक बहुत ही अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। खिलजी दौर में जो इतनी उथल-पुथल मची थी, उसके बाद सल्तनत को स्टेबल करना, स्थिरता देना। तो उन्होंने क्या किया? प्रशासन को एकदम टाइट किया, मंगोलों के खतरों से बॉर्डर्स को सिक्योर किया, और दिल्ली में वो जो विशाल तुगलकाबाद किला है ना, वो बनवाया। मतलब उन्होंने एक मजबूत स्टेज तैयार कर दिया था आगे के लिए। और अब कहानी में एंट्री होती है इतिहास के शायद सबसे दिलचस्प और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स में से एक की, मोहम्मद बिन तुगलक। गियासुद्दीन के बाद वो गद्दी पर बैठा, और बस यहीं से सल्तनत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये दौर था बड़े बड़े साहसिक और आखिरकार विनाशकारी एक्सपेरिमेंट्स का। इतिहासकार ना अक्सर उसे बस एक लाइन में समेट देते हैं, एक बुद्धिमान लेकिन अव्यवहारिक शासक। मतलब सोचिए, वो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचता था, एक स्कॉलर था, लेकिन उसमें पेशेंस, सब्र की भारी कमी थी, और जमीनी हकीकत से वो अक्सर कटा रहता था। यही जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यही उसकी पहचान बन गया। तो उसका पहला बड़ा आइडिया क्या था? राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। अब कागज पर तो ये सोच बहुत जबरदस्त थी। दौलताबाद साम्राज्य के एकदम बीच में था, मतलब पूरे दक्षिण भारत पर कंट्रोल करना आसान हो जाता, और मंगोल हमलों से भी कैपिटल सेफ रहती। लेकिन इस शानदार प्लान को लागू करने का जो तरीका था, वो एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। पूरी की पूरी दिल्ली की आबादी को जबरदस्ती 700 मील दूर चलने का हुक्म दे दिया। सोचिए, रास्ते में हजारों लोगों की जानें गईं, और ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। एक बड़ी तबाही। अच्छा, एक फेलियर के बाद वो रुका नहीं। अगला बड़ा एक्सपेरिमेंट था टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। वैसे ये आइडिया भी नया नहीं था, उस जमाने में चीन और ईरान में भी ऐसे ट्रायल्स हो रहे थे। तुगलक ने क्या किया? सोने चांदी के सिक्कों की वैल्यू के बराबर तांबे के सिक्के चला दिए। मकसद ये था कि कीमती सोना चांदी बचाया जा सके। फिर से आइडिया अपने वक्त से आगे का। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि जो मिंट था, टकसाल, उस पर सरकार का कंट्रोल बहुत कमजोर था। नतीजा, अरे, लोगों ने अपने अपने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, धड़ल्ले से। पूरा बाजार नकली पैसों से पट गया, असली करेंसी की वैल्यू जमीन पर आ गई, और इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो गई। तो यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है ना? मोहम्मद बिन तुगलक की सोच में, उसके विजन में कोई कमी नहीं थी। असल समस्या थी उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के तरीके में। मतलब उसके जो दूरदर्शी इरादे थे और जो जमीनी हकीकत थी, उसके बीच की खाई इतनी ज्यादा बड़ी थी कि पूरी की पूरी सल्तनत ही उसमें गिरने लगी थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक के इस तूफानी दौर के बाद गद्दी पर बैठा उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। उसका जो शासनकाल था ना, वो एक तरह से डैमेज कंट्रोल था। पिछले दौर से जो भी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई करने की एक कोशिश। अब जोर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं था, बल्कि स्टेबिलिटी लाने पर था, जख्मों पर मरहम लगाने पर था। तो फिरोज शाह ने सबसे पहले जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की। उसने कुछ टैक्स माफ कर दिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए नहरों का एक पूरा नेटवर्क बिछवा दिया, कई शहर बसाए, और साथ ही उसने उलेमा यानी जो धार्मिक गुरु थे, उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए कट्टर इस्लामी कानूनों को बढ़ावा दिया। कह सकते हैं कि ये सब सल्तनत के जख्मों पर एक पट्टी की तरह तो था, लेकिन जो अंदरूनी नुकसान था वो शायद बहुत ज्यादा गहरा हो चुका था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से में, इस विशाल साम्राज्य के पतन की तरफ। फिरोज शाह की इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर वो कौन सी ताकतें थीं, वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने तुगलक वंश को गुमनामी के अंधेरे में ढकेल ही दिया?
देखिए, बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन अक्सर इसी तरह से होता है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन या राजनीतिक विघटन। जरा सोचिए, जब किसी पेड़ की जड़ें ही कमजोर हो जाएं तो क्या होता है? उसकी टहनियां एक एक करके टूटने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जब दिल्ली में सुल्तान की पकड़ कमजोर हुई तो दूर दराज के जो प्रांत थे उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी और साम्राज्य बिखरने लगा। ये सब ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। पहली डोमिनो गिरी मोहम्मद बिन तुगलक की विनाशकारी नीतियों से। इसने सल्तनत को अंदर से आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर एकदम खोखला कर दिया था। इसके गिरते ही दूसरी डोमिनो गिरी। बंगाल और दक्षिण भारत में जो प्रांत थे वो आजाद होने लगे। इसके बाद फिरोज शाह के जो कमजोर उत्तराधिकारी आए वो तीसरी डोमिनो की तरह गिरे। और फिर आया वो आखिरी धक्का जिसने बचा खुचा सब कुछ तबाह कर दिया। साल 1398। ये साल दिल्ली के लिए क्यामत बनकर आया था। मध्य एशिया से आया क्रूर हमलावर तैमूर। उसने दिल्ली पर ऐसा हमला किया कि शहर को लूटा, हजारों लोगों का कत्लेआम किया और तुगलक सल्तनत की जो भी बची खुची ताकत और इज्जत थी उसे मिट्टी में मिला दिया। दिल्ली एक वीरान शहर बनकर रह गई। तो जब ये सारी धूल बैठती है तो सवाल उठता है कि तुगलक वंश अपने पीछे क्या छोड़कर गया। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी भी उनके सुल्तानों की तरह ही कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ तो उनके साहसिक प्रशासनिक प्रयोग थे, करेंसी सिस्टम में नए नए आइडिया थे, आर्किटेक्चर और पब्लिक वर्क्स जैसे नहरें और शहर बसाना, ये सब उनकी देन थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उन्हीं प्रयोगों की वजह से ऐसी जबरदस्त आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई जिसने आखिरकार पूरे साम्राज्य के राजनीतिक पतन की नींव रख दी। और अंत में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी का सार है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के उस शिखर का भी प्रतीक है जब वो अपनी ताकत की बुलंदी पर थी, और साथ ही उस गहरे पतन का भी जहां से वो फिर कभी उठ ही नहीं सकी। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक शानदार आइडिया जिसे बहुत ही खराब तरीके से लागू किया जाए, वो एक साधारण से आइडिया से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? तुगलकों का ये उठना और फिर गिरना, लीडरशिप और गवर्नेंस की इस बहस का एक सदियों पुराना लेकिन आज भी उतना ही रेलेवेंट एक क्लासिक उदाहरण है।